नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में एक और किताब की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। किताब का कोड होगा BPCG 173 और किताब का नाम होगा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोविज्ञान। टोटल इस किताब में 12 चैप्टर होंगे, जहां आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा स्वास्थ्य एवं कल्याण का परिचय। चैप्टर को पढ़ने के बाद जो आपके सामने प्रश्न आएंगे वो प्रश्न ये आएंगे कि एक साधारण व्यक्ति और एक विशेष व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की अलग अलग दृष्टिकोण क्या हैं। दूसरी बात यह पता चलेगी आपको कि जन सामान्य और WHO के दृष्टिकोण में क्या अंतर है। तीसरी बात आपको यह पता चलेगी कि स्वास्थ्य के प्रति जो भारतीय दृष्टिकोण है उसमें और जो पश्चिमी दृष्टिकोण है उसमें क्या अंतर है। यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जनसाधारण स्वास्थ्य से क्या समझता है और WHO जैसी संस्थाएं स्वास्थ्य से क्या समझती हैं। इसके अलावा भारत जैसे जो देश हैं वो स्वास्थ्य के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, जबकि पश्चिमी देशों की बात करें तो वो स्वास्थ्य के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। ये सभी प्रश्न हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चलेंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढते हैं। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है जो कि हमें कुल मिलाकर ये बताती है कि आज की जो ये हमारी दैनिक दिनचर्या जो है, आज जो हमारी जो डेली लाइफ है ये बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है और ऐसे में व्यक्ति अपने लिए भी समय नहीं निकाल पा रहा है। आज बड़ी बड़ी MNCs में काम कर रहे हैं लोग, मोटी मोटी सैलरी ले रहे हैं, जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी जब वो अपने शरीर पर ध्यान देते हैं तो शरीर बीमारियों से भरा हुआ एक घर के रूप में दिखाई देता है। तो इस चैप्टर की प्रस्तावना बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से यही दिखाएगी कि आज जो हमारी व्यस्त जिंदगी है ये व्यस्त जिंदगी कितनी ज़्यादा व्यस्त हो चुकी है जो हम अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल राहुल और समीरा का है। राहुल और समीरा की बात करें तो इन्होंने अभी अभी अपनी शादी की है और 30 साल की इनकी उम्र होगी। दोनों ही MNC में काम करते हैं, यानी कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं और अपनी नौकरी में बहुत अच्छा वेतन कमा भी रहे हैं और नौकरी में अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अधिक उच्च आय है और आरामदायक जीवन भी है। लेकिन अब राहुल की समस्या ये आ गई कि राहुल को ना हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है और टाइप 2 की डायबिटीज़ है, यानी टाइप 2 मधुमेह क्या है, उसे रोग हो गया है। समीरा की बात करो तो वो भी हर समय डिप्रेशन में रहती है, उसे नींद की समस्या हो गई है जिसके लिए वो एक चिकित्सक से परामर्श ले रहे हैं। यानी कि राहुल और समीरा की लाइफ देखोगे तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। दोनों की 30 साल की उम्र है और दोनों ने अभी अभी शादी भी की है। MNC कंपनी में काम करने में बहुत ज़्यादा सैलरी है, आरामदायक जीवन भी जी रहे हैं, लेकिन दोनों को कुछ ना कुछ बीमारियां हैं। समीरा की बात करेंगे तो डिप्रेशन में है, तनाव में है और जिसके लिए वो चिकित्सक से परामर्श भी ले रही है, शायद काम का तनाव हो सकता है। और वहीं राहुल की बात करोगे तो राहुल टाइप 2 डायबिटीज़ से क्या है, पीड़ित है और उसका ब्लड प्रेशर भी हाई हो चुका है। एक एग्जाम्पल और है, नीरव नाम का एक लड़का है, 10 साल का लड़का है केवल और केवल, हमेशा स्वस्थ रहा है। हाल ही में उसे मोटे होने का पता चला है कि वो उसके अंदर मोटापा बढ़ रहा है। डॉक्टर ने उसके मोटापे के लिए स्वस्थ आहार की कमी को उत्तरदायी ठहराया है, जैसे कि फल सब्जियां वगैरह नहीं खा रहा है, जंक फूड बहुत खा रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक बहुत पी रहा है, मिठाइयों का नियमित सेवन कर रहा है, जिसकी वजह से उसका वजन तो बढ़ता जा रहा है लेकिन ताकत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो पोषक तत्व शरीर के लिए चाहिए थे वो उसे नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल और है अरुण का, जो कि अपने स्कूल के वर्षों के दौरान टॉपर था। अपने शहर के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में से एक से उसने पढ़ा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसे शराब की लत लग गई, धूम्रपान शुरू कर दिया बंदे ने। अब पता क्या हुआ, अब उसे ऐसी लत हो गई जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई प्रभावित हुई, परिवार और दोस्तों के साथ उसके संबंध भी निगेटिव हो गए। माता पिता ने अब उन्हें ठीक होने में सहायता के लिए एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दिया। यानी कि एक बंदा था, पहले स्कूल के टाइम पे टॉपर था, अच्छे से कॉलेज में एडमिशन होता है, कॉलेज में एडमिशन के बाद क्या हुआ, बंदे को अब दारू की लत लग गई है, आराम से नशेड़ी बन चुका है। क्या पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। मुद्दा क्या हो गया, अभी इसे नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया गया है। एक एग्जाम्पल और है कि एक लड़की है सविता, जिसकी कभी 8 वर्ष की उम्र में बहुत ज़्यादा चुलबुली थी, एकदम बहुत ज़्यादा फ्रैंक थी, लेकिन उसकी माँ को एक बीमारी लग गई और वो बीमारी ऐसी थी जिसका इलाज नहीं था। परिणाम था यह हुआ कि उसकी माँ मर गई। माँ के मरने के बाद ये जो लड़की थी सविता, ये एकांकी हो गई, अकेलेपन में चली गई। अब उसने दोस्तों से बातचीत करना बंद कर दिया, स्कूल जाने से मना कर दिया, खाने और सोने में सक्षम नहीं है। पारिवारिक चिकित्सा से भी उसको जो मनोवैज्ञानिक दबाव है उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, जिससे पता चलता है कि उसके जीवन में कुछ घटनाएं, कई बार कुछ लोगों के जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो पूरी तरीके से उन्हें क्या कर देती हैं, प्रभावित कर देती हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये बहुत सारे पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं कि किस प्रकार से स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुका है। लेकिन आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, तब भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं अगर आप डिप्रेशन में हो। तो स्वास्थ्य को बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से प्रभावित करती हैं। आजकल हमारी जो जीवन शैली है ये बहुत ज़्यादा आरामदायक हो गई है, ज़्यादातर हम घर के अंदर ही रहते हैं। आज टेक्नोलॉजी का हम ज़्यादा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। भोजन में हमारे पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स और कोक, ये सारी चीज़ें शामिल हो गई हैं और हरी सब्जियां, दाल, ये सब चीज़ें बाहर हो चुकी हैं।
परिणाम ये हो रहा है कि हमारी जो स्वास्थ्य प्रणाली है बहुत सारे प्रकार के रोगों से ग्रसित हो चुकी है। कई रोगों का उपचार अस्पतालों में है, तो कई रोगों का जो उपचार है वो सिर्फ बातचीत करने से हो सकता है, क्योंकि बंदा जो डिप्रेशन में है उसके लिए डिप्रेशन की गोलियां तो लेता है, लेकिन उससे ज़्यादा उसे जो खुशी है वो लोगों के साथ रहने से मिल सकती है। तो इस चैप्टर में हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। तो अब तक चैप्टर की प्रस्तावना ये क्लियर कर चुकी है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ से पीड़ित हो सकता है और वो किस प्रकार से डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है। अब मुद्दा ये उठता है कि जब हम स्वास्थ्य स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य की परिभाषा है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि समय के हिसाब से स्वास्थ्य की परिभाषा बदल जाती है, संस्कृति के हिसाब से स्वास्थ्य की परिभाषा बदल जाती है, सोसाइटी के हिसाब से स्वास्थ्य की परिभाषा बदल जाती है। आप किस सोसाइटी की क्लास से आ रहे हैं इसमें भी, तो अलग अलग बंदा अलग अलग तरीके से स्वास्थ्य का अर्थ रखता है, और हम इतनी सारी परिभाषाओं के बारे में जानने वाले हैं। तो जो साधारण जनता है वो क्या सोचती है, तो बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं, बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं, सोसाइटी में सर्वे किए गए हैं। इसके आधार पर एक व्यक्ति थे बामन। बामन ने 1961 में एक लेख लिखा और ये प्रयास समझने का किया कि आखिर स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। तो प्रतिभागियों से, यानी कि जितने लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए स्टडी में, जितने लोगों से साक्षात्कार किए गए, तो 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोग कहते हैं कि कल्याण का सामान्य जो फीलिंग्स हैं, कल्याण की जो फीलिंग्स है वही स्वास्थ्य है। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी के शरीर में रोग के लक्षण ना हो तो वह स्वस्थ है। कोई कह रहा है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखना चाहिए, यानी कि साधारण जनता है वो अलग अलग तरीके से स्वास्थ्य को देख रही है। तो कुछ लोगों के लिए स्वास्थ्य सिर्फ एक क्या है, भावना है, जैसे कि लैपर्सन ने बताया भी है कि स्वास्थ्य के 3 घटक हैं। कुछ लोग भावुक रूप से बीमार हो सकते हैं, भावनाओं इमोशन से। कुछ लोगों के अंदर अस्वस्थ के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, और कुछ लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अलग अलग बंदे के लिए अलग अलग देखो स्वास्थ्य की डेफिनेशन होती है। जैसे कि कुछ लोगों के लिए आप देखोगे तो वो कहेगा क्या, कुछ भी खाओ पियो यार, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी जिंदगी है, जी लो और अपना जीवन जियो। कुछ लोग कहते हैं ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ। गांव में देखोगे तो लोग बाग ज़्यादा चीज़ों को क्या करते हैं, ध्यान ही नहीं देते। वो कहते हैं अरे कुछ नहीं होगा, सब कुछ प्रकृति के हाथ में है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ना स्वास्थ्य को देखते हैं भाई। तो एक और अलग अध्ययन किया गया है बेनामिनी लेफ्थैन द्वारा। तो लेम्थेल कहते हैं शारीरिक कार्य करने की एक क्षमता होती है, हर किसी के कार्य करने की एक क्षमता होती है। अब जब वो क्षमताओं में कमी आती है तो ये मान के चलो आप स्वास्थ्य से बिगड़ रहे हो, आपका जो स्वास्थ्य है वो अस्वस्थ होने की दिशा में जा रहा है। इसके अलावा इन लोगों ने जो रिसर्च किया, इन्होंने 500 बुजुर्ग प्रतिभागियों पर रिसर्च करी और स्वास्थ्य जीवन सामर्थ्य और शारीरिक कार्य करने की क्षमता को इन्होंने देखा। जैसे कि एक व्यक्ति और है क्रॉस और जय, इन्होंने स्वास्थ्य को पहचानने के लिए और भी बहुत सारे दायरों को देखा है। इन्होंने ये भी देखा है कि जो युवा प्रतिभागी हैं ये स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से व्यवहार लाते हैं। तो अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से भी स्वास्थ्य की अलग अलग परिभाषाएं हो जाती हैं। एक बच्चे के लिए स्वास्थ्य का अलग अर्थ हो सकता है, जबकि एक वयस्क के लिए स्वास्थ्य का अलग अर्थ हो सकता है, और एक बुजुर्ग के लिए स्वास्थ्य का अलग अर्थ हो सकता है। इंग्लिश में इसे हेल्थ कहते हैं, और हेल्थ का मतलब होता है पूरा होने की अवस्था, कि एक टाइम पीरियड पर जो हमारी बॉडी है वो पूरे के पूरे न्यूट्रिशंस ले रही है, पोषक तत्व ले रही है, और अगर वो सारी चीज़ें हैं तो मनुष्य स्वस्थ कहलाएगा, और अगर किसी भी चीज़ की कमी है तो मनुष्य अस्वस्थ कहलाएगा। एक व्यक्ति है पिंडर, जिन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के रूप में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सारी चीज़ों की परिभाषा दी थी, और इन्होंने कहा था कि हमारी बॉडी के जितने भी अंग हैं वो तालमेल रूप से कार्य करें, सामंजस्यपूर्ण रूप से कार्य करें और एक दूसरे को कनेक्टिविटी रखें, तो हम क्या हैं, स्वस्थ हैं। और ये परिभाषा बिल्कुल ठीक भी है कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो एक दूसरे से तालमेल अगर बनाकर रख रहे हैं, सारी चीज़ें एक्टिव हैं, तो आप ये मान के चलो आप क्या हैं, स्वस्थ हैं। ऐसे एक व्यक्ति थे हिप्पोक्रेट्स, इन्होंने व्यक्ति की जीवन शैली और पर्यावरण के बीच में संबंध जो था, इन संबंधों से स्वास्थ्य को जोड़ा है कि हमारे जीवन जीने की आदतें कैसी हैं, हम किस प्रकार का पानी पी रहे हैं, किस प्रकार का भोजन खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्वास्थ्य के एक तत्व के रूप में कार्य करती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक स्वास्थ्य की यही विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, जिनका एक ही अर्थ निकलता है कि हमारे जो शरीर है उसमें विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उनकी कमी हो तो ही हम ज़्यादा स्वस्थ हो सकते हैं। WHO क्या कह रहा है इसके बारे में भी सुन लो भाई। तो WHO एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा है कि स्वस्थ पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई की स्थिति है। किसी प्रकार का रोग ना होना और दुर्बलता का ना होना ही क्या कहलाता है, स्वस्थ कहलाता है। तो साधारण जनता और WHO की जो परिभाषा है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। WHO एक साइंटिफिक डेफिनेशन देता है 1946 में, क्या कहता है कि एक स्वस्थपूर्ण शरीर हो, मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ हो, सामाजिक भलाई की स्थिति में हो, किसी प्रकार का उसे रोग ना हो, तो व्यक्ति क्या कहलाएगा, स्वस्थ कहलाएगा। 1998 में WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिर से अपनी परिभाषाओं में कुछ चीज़ों को जोड़ा। इन्होंने कहा पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक
आध्यात्मिक और सामाजिक भलाई में जो एक गतिशील व्यक्ति है उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? स्वस्थ कहलाएगा। उसमें कई सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं, जैसे कि पहली चीज़ क्या है? स्वस्थ बीमारी। दूसरा, स्वस्थ प्रकृति में गतिशील हो व्यक्ति, शारीरिक कल्याण नहीं बल्कि समाज के कल्याण में भी भूमिका निभाए, और इसके साथ साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति क्या हो? स्वस्थ हो। ऐसा WHO का कहना है। तो WHO की परिभाषा में भलाई शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अगर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है तो भी हम उसे एक प्रकार से ना अस्वस्थ ही देखेंगे कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए क्योंकि सामाजिक भलाई में ही उसकी भलाई है। तो भलाई को एक व्यक्तिपरक भलाई के रूप में माना जाता है। भलाई की अवधारणा का मतलब है कि मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ है, जीवन उसका संतुष्ट है और खुशी की अवधारणा है। भलाई एक व्यक्तिपरक भावना है जिसमें जीवन के इमोशंस और संज्ञानात्मक पहलुओं को भी जोड़ा जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीमारी को प्रभावित करते हैं। क्योंकि मनुष्य अगर खुश होगा, संतोष की उसके अंदर भावना होगी, अपनेपन की फीलिंग होगी, तो पता क्या होगा? उसके अंदर परेशानियां कम होगी। लेकिन व्यक्ति एकांकी होगा, संतोष की भावना नहीं उसके अंदर होगी, तो वो अपने आप ही बहुत सारे मानसिक रोगों से ग्रसित हो सकता है। तो स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे रोग, बीमारी, अस्वस्थता, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। रोग की बात जब हम करते हैं तो रोग शब्द का उपयोग डॉक्टर और चिकित्सक के बीच में किया जाता है, जिसमें डॉक्टर अपने रोगी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछता है और उसके कौन सा रोग हुआ है ये बात करता है। जब हम बीमारी की बात करते हैं तो बीमारी का मतलब यह है कि व्यक्ति क्या है, किसी लंबे समय से एक जैसी परिस्थिति में है तो हम कहते हैं कि उसे ये बीमारी लग गई है। देखो, रोग और बीमारी में अंतर है, लेकिन ज़्यादातर लोग रोग और बीमारी को एक ही चीज़ समझते हैं। लेकिन रोग एक अलग चीज़ है और बीमारी एक अलग चीज़ है। तो जब तक एक डॉक्टर द्वारा उसका निदान नहीं किया जा सकता, जब तक वो बीमारी ही कहलाएगी। जबकि रोग के कुछ लक्षण हो सकते हैं, कुछ कारण हो सकते हैं और वो कुछ ही दिन के लिए हो सकता है। और अस्वस्थ का मतलब यह है कि अस्वस्थ एक बीमारी संबंधित सामाजिक भूमिका है, जैसे कि आराम करना, काम से दूर रहना, किसी रोग का चिन्ह लग जाना, कलंक लग जाना, ये सब अस्वास्थ्य के कारक है। जैसे बहुत सारे बंदे होते हैं उन्हें काम करने का मन ही नहीं करता, वो काम ही नहीं कर पाते, तो हम ये मानेंगे उनका शरीर अस्वस्थ है। कई बार उनसे पूछा जाता है, अरे भाई ठीक तो है ना, तो पूरे दिन सो रहा है यार। तो रोग, बीमारी, अस्वस्थ, ये तीन शब्द लगातार प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन तीनों शब्दों का ये अर्थ क्या है? अलग अलग है। इतनी बात क्लियर है? तो स्वस्थ को यहाँ से यहाँ तक स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए या स्वास्थ्य के 3 डोमेन सूचीबद्ध कीजिए, तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने में आप क्या हैं? सक्षम हैं। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि स्वास्थ्य पर पार सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य क्या है। तो देखो, परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है दृष्टिकोण, नजरिया, सोचने के तरीके। तो हम स्वास्थ्य पर विभिन्न देशों की चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं। भारत से बाहर के जो देश हैं वो स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचते हैं। तो देखो भाई, 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी होगी तो पता क्या कहेंगे? पिछले जन्मों का खेल है, कर्मों का फल है, जिसकी वजह से बंदा ये भुगत रहा है। जबकि अन्य संस्कृतियों में देखोगे, पार संस्कृतियों में देखोगे, दूसरे देशों में देखोगे, तो कर्म वर्म को कोई फॉलो नहीं करता। कोई बीमारी होगी तो उसका इलाज करवाते, रोते नहीं है उस पर। तो विश्व का जो पार सांस्कृतिक दृष्टिकोण है स्वास्थ्य पर, वो ये क्या कहता है कि संस्कृति के आधार पर देखो दृष्टिकोण जो है अलग अलग होते हैं। हर किसी संस्कृति के सोचने का तरीका अलग होता है, हर किसी का अपना एक अलग कल्चर होता है, अलग रीति रिवाज होते हैं और लोग अपने अपने तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो ऐसे में संस्कृति की अगर बात किया है तो इसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया, जिसको मैंने आपको बता दिया। कुछ लोग कहते हैं कर्म के आधार पर, कुछ लोग कहते हैं नहीं। जैसे कि पश्चिमी और पूर्वी समाज। पश्चिमी समाज मतलब यूरोपीय देश हो गए, वेस्टर्न देश हो गए, और पूर्वी समाज में भारत और चाइना के दृष्टिकोण की हम बात करेंगे। तो जब आप पश्चिमी जगत की बात करोगे और भारत की बात करोगे तो भारत में ना कर्म के अर्थ पर चीज़ें लगाई जाती हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर आपको कोई बीमारी हो गई है। आज भारत में अगर बात करें तो एड्स रोगी हैं, हृदय रोगी हैं, कैंसर जैसी जो जानलेवा बीमारियां हैं। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ये हमने बुरे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, या कभी किसी के साथ बुरा किया होगा, इसलिए हमारे को ये बीमारी लग गई है। जबकि पश्चिमी देशों का जो दृष्टिकोण है वो अलग है। पश्चिमी दृष्टिकोण ये कहता है कि क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं, एक सामाजिक पहलू हैं और ये समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। क्योंकि संस्कृति कभी स्थिर नहीं होती। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, टेक्नोलॉजियाँ बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे मनुष्य के सोचने का तरीका ही बदलता जाता है और ये चीज़ें समय के साथ बदलती हैं। समय के साथ साथ स्वास्थ्य की परिभाषाएँ बदली हैं। जैसे आप प्राचीन यूनानी संस्कृति में देखोगे तो स्वास्थ्य में 4 भाव थे कि हमारे स्वास्थ्य में रक्त होता है, पीला पित्त होता है, काली पित्त होती है और कफ होता है। संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य की जांच की जाती थी। हिप्पोक्रेट्स जो कि प्राचीन यूनानी सभ्यता के प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे, उन्होंने पता क्या बताया था कि स्वास्थ्य का मतलब है मन, शरीर और आत्मा कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मन, शरीर और आत्मा एक दूसरे से संबंधित रहती है। फिर समय के बाद यूरोपीय देशों में पुनर्जागरण आया, ज्ञान विज्ञान की खोज हुई, लोग लॉजिकल हुए, लोग वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगे। तो अब क्या हुआ, बीमारी की अवधारणा वैज्ञानिक हो गई,
शारीरिक हो गई। 17वीं सेंचुरी के बाद लोगों के मन में देवत्ववाद आ गया कि प्रकृति श्रेष्ठ है या मनुष्य श्रेष्ठ है। अब लोगों ने मन और शरीर को अलग अलग चीज़ से रूप में समझने लगे। अब जब शरीर को अलग अलग रूप से समझने लगे तो नई नई क्या हुई, बीमारियों पर विजय पाई गई। नई नई बीमारियों के बारे में पता चला, उनसे संबंधित वैक्सीन्स बनाई गई, उनसे संबंधित दवाइयाँ बनाई गई। तो जब तक मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था तो वो प्रकृति की चोट मान लेता था। लेकिन समय के साथ जब पुनर्जागरण हुआ, लोग लॉजिकल हुए, नई नई चीज़ें हुई, वैज्ञानिक खोज हुई, तो अब क्या हुआ, उन्होंने मन को अलग कर दिया और शरीर को अलग कर दिया। उन्होंने कहा देखो, मन और शरीर का एक दूसरे से संबंध तो है, लेकिन मन और शरीर का बीमारी संबंध नहीं है। शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें उपचार करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, नई नई चीज़ों से नई नई चीज़ों का अध्ययन शुरू हुआ, डीएनए का अध्ययन शुरू हुआ, शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन शुरू हुआ, कोशिकाओं का अध्ययन शुरू किया गया। और ये माना गया कि हमारा जो सिस्टम है वो जब बिगड़ जाता है तो हम किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं और उस सिस्टम को हम दोबारा से सही कर सकते हैं। ये सब स्वास्थ्य का पश्चिमी दृष्टिकोण है। अब स्वास्थ्य का पूर्वी दृष्टिकोण देख लो। पूर्वी दृष्टिकोण में भारत और चीन जैसे देशों की बात की जाएगी। तो भारत और चीन जैसे देशों की बात की जाएगी तो यहाँ पर स्वास्थ्य और बीमारी के जो लक्षण हैं इसकी अनुपस्थिति अलग अलग तरीके से दिखाई देगी। कुछ लोग कहते हैं हमारा जीवन खुशी में होना चाहिए, कल्याण में होना चाहिए, जीवन के साथ संतुष्टि होनी चाहिए तो आप स्वस्थ हो। यहाँ पर बीमारियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ पर संतुष्टि पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे में जो भारत जैसे देश हैं, पूर्वी देश हैं, चाइना जैसे देश हैं, ये पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। यहाँ पर कर्म की अवधारणा चलती है कि आपने कर्म बेकार किए होंगे इसलिए आपको ये बीमारी लग गई है। जबकि यूरोपीय देश जो हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को आगे चलते हैं। इसके अलावा पूर्वी सभ्यताओं के देशों की बात की जाएगी तो भौतिक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक हर चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बीमारी के पूरे पूरे मॉडल को अब वर्तमान में देखा जाने लगा है। अब हम स्वास्थ्य का भारतीय दृष्टिकोण की बात करेंगे। तो जब आप स्वास्थ्य के भारतीय दृष्टिकोण की बात करते हो तो स्वास्थ्य जो है वो संस्कृत के शब्द से लिया गया है, जिसमें स्व और स्थ। स्व का मतलब होता है अपना और स्थ मतलब सचेत, यानी कि अपने प्रति सचेत होना, अपने बारे में सोचना, अपने आप को बुरी चीज़ों से बचाना ही क्या है, स्वास्थ्य का एक दृष्टिकोण है भारत में। सब लोगों का कहना है कि बीमारियों का कारण हमारे भीतर है। अगर हम अपने भीतर से सचेत हो जाएं, हम अपने मन को मजबूत कर लें तो कोई भी बीमारी हमारे आसपास नहीं फटक सकती। हम मेंटली रूप से अगर स्ट्रांग है तो कोई भी चीज़ हमें परेशान नहीं कर सकती। ये भारत का दृष्टिकोण है। अगर हम अपने भीतर के प्रति सचेत हो जाएं, अपनी अंदरूनी शुद्धि करें तो हम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए योग पर ध्यान दिया गया, भारत में योग दर्शन दिया गया है। भारत में क्या है, आयुर्वेद की प्रणाली फली फूली है। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, नैतिक और मानव जाति के आध्यात्मिक कल्याण पर बल दिया जाता है। ब्रह्मांड और प्रकृति के बीच में सद्भावना की बात की जाती है, दोनों को एक दूसरे से जोड़ने की बात की जाती है। बीमारी के लक्षणों का केवल उपचार करने के बजाय लोग बाग क्या करते हैं, व्यक्ति के स्वास्थ्य और भलाई के बेहतर लक्ष्य अपनाने की बात करते हैं, पूजा पाठ पर भी विश्वास करते हैं। तो ये पूर्वी दृष्टिकोण में भारतीय दृष्टिकोण है। अब स्वास्थ्य और बीमारी के प्रति निरंतरता क्या है, तो देखो भाई, स्वास्थ्य के बारे में जान चुके हो और बीमारी के बारे में भी जान चुके हो। तो स्वस्थ और बीमारी, यानी कि कोई बंदा बीमार है तो अब उसे स्वस्थ होना है और कोई बंदा स्वस्थ है तो वो बीमार पड़ेगा। तो 1972 में एक व्यक्ति थे, जॉन ट्रेविस। इन्होंने क्या करा, इन्होंने स्वस्थ और बीमारी के बीच में संबंधों को दर्शाया है। उन्होंने कहा है कि स्वस्थ का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर बीमारी नहीं है। हो सकता है बंदे के अंदर बीमारी हो लेकिन फिर भी वो स्वस्थ हो, क्योंकि बीमारियां भी कई टाइप की हो सकती हैं। कोई बंदा सोचो मानसिक रूप से रोगी हो, उसका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो लेकिन उसके अंदर सोचने की क्षमता ना हो सकता है वो अपने बराबर वाले लोगों से कम दिमाग चला पाता हो तो वो भी तो बीमार बन पाएगा। कुछ लोगों के अंदर इमोशंस की कमी होती है, वो शारीरिक रूप से तो पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं लेकिन अपने मन के इमोशंस को किसी के सामने कह नहीं पाते, बोलने में झिझक होती है, तो वो भी एक प्रकार से बीमारी है। इन्हें भी बीमारी के अंतर्गत ही रखा जाएगा, लेकिन फिर भी वो लोग सोचते हैं कि हम क्या हैं, स्वस्थ हैं। इसके अलावा जब बंदा अस्वस्थ होता है तो मृत्यु दर बढ़ती है। देखो, 1000 बच्चे जो नवजात शिशु हैं उसमें जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है, और मृत बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है। तो अगर आपके अंदर स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है, आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है, आप शिक्षित नहीं है, आपके देश का विकास नहीं हो रहा है, आपके समाज की भलाई नहीं हो रही है, तो मृत्यु दर बढ़ती जाएगी और जन्म दर कम होती जाएगी। लेकिन टेक्नोलॉजिकल रूप से देश विकास कर रहा हो, मानसिक रूप से देश विकास कर रहा हो, लोगों के अंदर तर्कशील हो, लोग लॉजिकल हों, तो मृत्यु दर कम होती जाएगी और जन्म दर बढ़ती जाएगी। बंदा क्या होगा, जो बंदा सचेत है, उच्च स्वास्थ्य है जिसका, वो पता है क्या, ऊर्जावान महसूस करेगा हमेशा। लेकिन दूसरा बंदा जो हो सकता है उसको पूरे दिन सिर दर्द का अनुभव हो सकता है कोई बंदा ऐसा हो कि आज बिल्कुल ठीक है, अगले दिन से सर दर्द हो रहा हो, फिर अगले दिन वो ठीक हो जाए। तो ऐसे में स्वास्थ्य का जो ग्राफ है ना, उतार चढ़ाव वाला रहता है, जैसे कि यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से दिखाया भी गया है। तो स्वास्थ्य और बीमारी की निरंतरता का चित्र पूरा कीजिए, तो ये आप बता देना। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है और चैप्टर ये यहाँ पर फिनिश हो जाता है। सारांश में हमें ये बताया गया है कि चैप्टर में हम क्या पढ़ा है हमने। तो आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जैसा कि यहाँ पर कुछ मेन वर्ड्स दिए गए हैं,
जिसकी चर्चा हमने कर ली है। जैसे रोग का मतलब क्या होता है, तो चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाताओं द्वारा रोगियों के बीमार स्वास्थ्य की व्याख्या करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो रोगियों के बीमार स्वास्थ्य की व्याख्या करने के लिए किस शब्द का यूज करते हैं, रोग का। द्वैतवाद का मतलब क्या है, देखो जब भी दो विचारधाराएं एक दूसरे से टकराएंगी तो द्वैतवाद कहलाएगा। तो मन और शरीर दो अलग अलग संस्थाएं हैं, जबकि पहले मन और शरीर को एक ही संस्था माना जाता था। तो मन और शरीर दो अलग अलग संस्थाएं, जब ये चीज हुई तो द्वैतवाद आया। फिर स्वास्थ्य समग्र मॉडल, इन सब की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चैप्टर से जो प्रश्न बन रहे हैं, प्रश्न यहाँ पर हैं। पहला प्रश्न है कि साधारण जनता और WHO की अवधारणा कैसे अलग अलग है स्वास्थ्य के प्रति। तो पहले सामान्य जनता के बारे में बताओगे, कर्म वगैरह के बारे में बताओगे, फिर WHO की जो परिभाषा हमने चर्चा की थी उसके बारे में बता देना। स्वास्थ्य के पार सांस्कृतिक दृष्टिकोण या फिर भारतीय दृष्टिकोण पर टिप्पणी करो। तो ये क्वेश्चन अगर आए तो आप बता दोगे। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आई हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।